Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management. तो human resource management के previously आप लोगों ने 3 parts 3 lectures already देख लिए होंगे और hopefully उसमें अगर कोई doubt होगा तो भी आपका clear हो गया होगा. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपके डिफरेंट हायरिंग हो चुकी है, अब उनमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को चूज करना जो कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, सिलेक्शन को किन्हीं ऑथर्स के द्वारा ये नेगेटिव भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शंस होता है एक एम्प्लॉइज का. ठीक है, बाकी बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की. तो सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, पिक करते हैं या चूज करते हैं सही कैंडिडेट को जो कि मेरी खाली वैकेंसी, जो मेरी वैकेंट जॉब है उसको फुलफिल करने के लिए बेस्ट है, एप्रोप्रिएट है. अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सिलेक्शन क्या है? Selection can also be explained as the process of interviewing the candidate and evaluating their qualities, उनकी खूबियों को भी, which are the required for a specific job, जो कि एक particular job के लिए बेहतर है, and choosing the suitable candidate, एकदम appropriate candidate को choose करना. और ये क्या है? एक sure thing भी आप मानते हो. Now different authors define selection in different ways. अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जो अपनी कंक्लूजन दी है सिलेक्शन के लिए, क्या क्या बताया है. इन्होंने कहा है एम्प्लॉय सिलेक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे हम राइट एप्लीकेंट को राइट पोजीशन पे, राइट जॉब पे रखते हैं. सेकेंड वन इज अ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय. अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो एक एम्प्लॉय को, ये एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप एप्लीकेंट को चूज कर रहे हो जिनकी जो क्वालिफिकेशन है टू फिल द वैकेंट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली जगह को भर सकती है. नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप क्या करोगे, ढूंढोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एप्लीकेंट को हायर करोगे, फिल करोगे जितनी भी वैकेंसी है एक ऑर्गेनाइजेशन में. एम्प्लॉय सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में स्किल्स और क्वालिफिकेशन को क्या कर सकती है, जोड़ देती है और एक एप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है. नाउ अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट और इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन. तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप और जो सिलेक्शन होता है इसके बाद का स्टेप होता है. नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया गया है एज द प्रोसेस जहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, कि आप आओ हमारी जॉब्स में अप्लाई करो. सिलेक्शन अब उन अप्लाइड पोजीशंस में से जब मैं चूज करूंगी अपनी वैकेंट पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट को, तो वो सिलेक्शन कहलाएगा. रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि इसमें यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है, जबकि सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है जहां पे विद इट्स एलिमिनेशन और रिजेक्शन ऑफ मेनी कैंडिडेट्स एज पॉसिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो राइट कैंडिडेट. तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है और ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है ना. दोनों रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक साथ ही काम करेगी. ऐसा नहीं है कि आपने रिक्रूटमेंट लोगों को बुला तो लिया, अब आप सेलेक्ट नहीं कर रहे. ठीक है, और सेलेक्ट करोगे तभी जब आप कैंडिडेट्स को बुलाओगे. ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है. सिलेक्शन क्यों जरूरी है?
क्योंकि आप इतने कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकते, प्लस वो जितने कैंडिडेट्स आए हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं हो सकते एक पोजीशन के लिए। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको काफी कैंडिडेट्स को वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन कॉन्ट्रास्ट इफ देयर इज बैड हायर, अगर आपने गलती से गलत पर्सन को हायर कर दिया और उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट के ऊपर या आपकी गोल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, तो ये बहुत ही रिस्की वाली प्रोसेस होती है। क्योंकि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभी नहीं, मैनी टाइम्स बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनको एक प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप वहां पे रिस्क नहीं ले सकते। सिलेक्शन प्रोसेस, देन द वर्क विल बी अफेक्टेड। काम पे फर्क पड़ेगा, कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा, और आपको अभी कॉस्ट लगानी भी है, ट्रेनिंग करनी है ना उनकी, इस वजह से। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किया क्यों जाता है? ताकि आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर सको और वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर प्रॉपर एप्रोप्रिएट हो। Who will be a successful applicant for meeting the goals of the organization? It is important, ये जरूरी है to evaluate various attributes, खूबियां हम समझे, सच एज दियर, उसकी क्वालिफिकेशन को समझे जो पर्सन हायर कर रहा है, ना केवल हम वो भी पर्सन समझे कि हमने आपको हायर किया है बिकॉज ऑफ दिस स्किल, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको हायर किया है, नाउ यू हैव टू पुट योर 100% इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। Candidates such as their qualification, skill, experiences, overall attitude, etc. इस प्रोसेस के अंदर सबसे अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे नहीं, सबसे सुटेबल कैंडिडेट को आप पिक करते हो। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, जो आप कैंडिडेट आपको सुटेबल नहीं लगते उनको एलिमिनेट करके आप सुटेबल कैंडिडेट को चूज करते हो। नाउ क्या फायदे हैं इसके? ये तो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड रिड्यूस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि आप एलिमिनेट करते जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इट हेल्प्स अवॉइड एनी बाइजिंग व्हाइल रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट। आप क्या कर सकते हो? अवॉइड करोगे कि कोई बाइसनेस ना आए। कोई बाइसनेस का ना आए का मतलब आपके रेफरेंस से कोई ना आए, है ना। सुटेबल कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? हायर करोगे। यहाँ पे आपकी एलिमिनेट हो जाती है कैंडिडेट जिनके पास नॉलेज नहीं है, एबिलिटी नहीं है, उन्हें पहले निकाल दो। इट प्रोवाइड, ये एक आपको रास्ता दिखाती है कि कैंडिडेट फर्दर थ्रू स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। अब आपको पता है कि आपकी प्रॉपर प्रोसेस होती है सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे आप बोल सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब एक पर्सन को हायर किया जाता है। तो जो हायरिंग पर्सन होता है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चीजों के थ्रू आया होता है। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग, यहाँ पे आप कंपेयर करते हो अलग अलग कैंडिडेट को, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से, स्किल्स, एक्सपीरियंस, वर्क एटीट्यूड के हिसाब से। नाउ सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करूं तो देयर आर 1, 2, 3, 4 आपके सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद आपका रेफरेंस चेक होता है, वेरिफिकेशन होती है, ये देखा जाता है आप कहाँ से आए हो, आपका परमानेंट एड्रेस, आप मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज होती है, क्योंकि जब रेफरेंस चेक होता है तो वहां पे डिफरेंट वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बॉडी वेट, हाइट और डिफरेंट इसके भी पैरामीटर्स होते हैं। एंड देन जब सब हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है इन विच 1-on-1 सेशन को कंडक्ट किया जाता है एप्लीकेंट के साथ
टू नो अ कैंडिडेट बेटर, एक कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए, उसकी इनर क्वालिटीज देखने के लिए, उसमें क्या क्या क्षमता है उनको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू करते हैं। देन चेकिंग रेफरेंस, रेफरेंस को चेक किया जाता है। रेफरेंस चेकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप वेरीफाई करते हो कैंडिडेट की, एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है विद द रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय हिम। और ये जो रेफरेंस चेक किया जाता है ये मदद करता है इंटरव्यूअर को ये समझने में कि जो कैंडिडेट है उसका बिहेवियर कैसा है, क्या सेट ऑफ पैटर्न वो फॉलो करता है, ठीक है। और कैंडिडेट एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोफेशनल। ना मेडिकल एग्जामिनेशन जहां पे फिजिकल मेंटल फिटनेस देखी जाती है, एप्लीकेंट की चेक की जाती है, कैंडिडेट आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब और नॉट। दिस एग्जामिनेशन हेल्प्स, और ये एग्जामिनेशन मदद करता है कि आपने राइट कैंडिडेट को राइट पोजीशन पे रखा है जो फिजिकली मेंटली फिट है। अदरवाइज नेक्स्ट वन इज फाइनल सिलेक्शन, जहां पे आप फाइनल सेलेक्ट करते हो, फाइनल प्रोसेस होती है जहां पे आप प्रूव करते हो एप्लीकेंट को हैज क्वालिफाइड, उसने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, अब उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए क्योंकि वो फुल एंड फाइनल सेलेक्टेड है। नाउ अभी हम लोगों ने दो क्लासेस डिस्कस की थी, एक डिस्कस की थी रिक्रूटमेंट की और एक डिस्कस हुई है सिलेक्शन की। अब इन्हीं दोनों से रिलेटेड 2 to 3 MCQs है जो कि आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों को आंसर करना है। ओके, जल्दी से आंसर करो। ओके, सो इसमें जो करेक्ट आंसर है विच ऑफ दीज इज द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, का मकसद क्या होता है, ये देखना कि एक मैच है कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में, कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में, या हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट, कि आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सक्सेस हो रही है। सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिबली, जो अंडर क्वालिफाइड थे उन्हें रिजेक्ट करते जाओ, ओवर क्वालिफाइड को रिजेक्ट करते जाओ, जो सुटेबल है उन कैंडिडेट को चूज करते जाओ, या हेल्प द फर्म क्रिएट मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, मतलब अलग अलग कल्चर से लाए हुए लोगों को जोड़ दो। तो इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आपका सक्सेस रेट बढ़ना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस का, जहां पे आप ओवर क्वालिफाइड अंडर क्वालिफाइड दोनों ही एस्पेक्ट को हटा दोगे और जो अप्रोप्रिएट पर्सन होगा उनको सेलेक्ट कर लोगे। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, सो द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन, अगर आपने अच्छा सिलेक्शन नहीं किया तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी ऑन डैश एंड सुपरविजन। तो आपको फालतू कॉस्ट कहाँ डालनी पड़ेगी? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग करोगे ना जब आपने कैंडिडेट ही ठीक सेलेक्ट नहीं किया, अब उनकी ट्रेनिंग देने पे तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो इसकी वजह से। नेक्स्ट वन इज which of these is the most important external factor governing recruitment? तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट वन इज while recruiting for non-managerial, supervisory and middle management position, which external factor is of prime importance? तो इसमें से बोल रखा है जब आप रिक्रूट कर रहे हो नॉन मैनेजेरियल, सुपरवाइजरी एंड मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन के लिए, तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? दैट इज लेबर मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील्स विद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में इनमें से कौन सा एक्ट आता है? चाइल्ड लेबर एक्ट, अप्रीहेंटिसशिप एक्ट एंड माइंस एक्ट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना कि चाइल्ड एक्ट तो ये बोलता है चाइल्ड लेबर एक्ट की आपको इतने 14 ईयर से कम के एम्प्लॉयज नहीं रखने हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की ही बात कर रहा है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन के साथ साथ एमसीक्यूज का भी डिस्कशन कर लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी बता सकते हो। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।